फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग लास्ट यूनिट पढ़ रहे थे मेंटेनेंस ऑफ रोड। तो प्यारे बच्चों, मेंटेनेंस ऑफ रोड में हम लोग अभी पढ़ेंगे फेल्योर ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे फेल्योर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। हमने पहले ही बता चुका कि प्यारे बच्चों, आपका जो पेवमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट और दूसरा रिजिड पेवमेंट, जिसको हम सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कहते हैं। तो हमने फ्लेक्सिबल पेवमेंट का कैसे उसका फेल्योर होता है और कैसे उसको मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फेल्योर ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आपको यह जानना होगा कि कौन कौन सा कारण है जिससे आपका क्या होता है, फेल्योर होता है। किसमें? सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, दैट मींस रिजिड पेवमेंट में। रिजिड पेवमेंट में सबसे पहले हमको यह जानना है कि कौन कौन सा ऐसा कॉज है, कारण है जिससे फेल्योर होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड। सीमेंट कंक्रीट रोड में जो मेन कॉज है वो हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द मिक्स। प्यारे बच्चों, अगर आप रोड बनाने के लिए, रिजिड रोड बनाने के लिए, रिजिड पेवमेंट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो पुअर क्वालिटी का है, तो ये सबसे बड़ा कॉज होगा आपके फेल्योर होने का। ठीक है ना। चलिए, दूसरा आपका क्या है? पुअर वर्कमैनशिप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब आप रिजिड पेवमेंट बना रहे हैं, जब आप सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट बना रहे हैं, तो जिसमें कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था उस समय जो वर्कमैनशिप है, मतलब जो मिस्त्री है, जो इंजीनियर है, वो काम सही से नहीं कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? फेल, आगे जाकर वो रोड कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने वही लिखा पुअर वर्कमैनशिप, मतलब अगर मिस्त्री के द्वारा, लेबर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा अगर सही से काम नहीं किया गया है, तो आपका वो भी क्या हो जाएगा? एक कारण बन जाएगा सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का फेल होने का। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, पुअर ज्वाइंट फिलर एंड सीलर मटेरियल यूज। ये क्या होता है, इसके बारे में समझिए प्यारे बच्चों। देखिए, देखिए प्यारे बच्चों, जब आप पीसीसी रोड देखे होंगे कहीं बना हुआ, तो देखिएगा उसमें ज्वाइंट्स दिए जाते हैं। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट कहते हैं और इसको हम ट्रांसवर्स ज्वाइंट कहते हैं। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? हमने क्या बोला कि जब भी आप पीसीसी का रोड देखिएगा, सीमेंट कंक्रीट का रोड देखिएगा, तो देखिएगा उसमें ज्वाइंट दिया जाता है। ज्वाइंट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट और एक होते हैं ट्रांसवर्स ज्वाइंट। ट्रांसवर्स ज्वाइंट में ही एक्सपेंशन ज्वाइंट और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट दिए जाते हैं। किस लिए दिया जाते हैं? कि ताकि सीमेंट कंक्रीट अगर गर्मी के दिन में फैलता है या ठंडा के दिन में सिकुड़ता है, तो वो काम अच्छे से करे, है ना, गैप का काम अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, ये जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के बीच में हम फिलर मटेरियल डालते हैं। क्या क्या डालते हैं प्यारे बच्चों? ज्वाइंट के बीच में हमने फिलर मटेरियल डाल दिया ताकि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होने का खतरा ना रहे। ठीक है ना। अगर आपको अच्छे से ज्वाइंट देखना हो तो पटना में आके आप क्या देखिए, महात्मा गांधी सेतु पुल जो था वहां पे आके देखिएगा, वो सीमेंट कंक्रीट का ही बना हुआ है और वो किसका है प्यारे बच्चों? उसमें बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं। ठीक है ना। तो चलिए, हमने क्या लिखा? पुअर ज्वाइंट फिलर एंड सीलर मटेरियल यूज। इसमें जो आप मटेरियल यूज कर रहे थे इस ज्वाइंट को फिल करने के लिए, वो आपका पुअर क्वालिटी का है, तो भी आपके पेवमेंट कंक्रीट का क्या हो जाएगा? फेल्योर का कारण बन जाएगा। तीसरा, चौथा है प्यारे बच्चों, इनएडुकेट पेवमेंट थिकनेस। इनएडुकेट पेवमेंट थिकनेस का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जो आप थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसमें? आप रोड कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जो थिकनेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो थिकनेस है प्यारे बच्चों कमी है, मतलब थिकनेस आप कम दे रहे हैं प्यारे बच्चों, तो भी आपको पेवमेंट का फेल्योर हो जाएगा। थिकनेस कम होगा तो कम लोड रेसिस्ट कर पाएगा, तो हैवी व्हीकल जाएगा तो आपका पेवमेंट क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्पेसिंग ऑफ ज्वाइंट। प्यारे बच्चों, जो स्पेसिंग ऑफ जो ज्वाइंट है, या दो ज्वाइंट के बीच का जो स्पेसिंग हो या दो स्पेसिंग ऑफ ज्वाइंट हो, वो अगर आप गलत दे रहे हैं तो भी आपके फेल्योर के कारण बनेंगे, आपके पेवमेंट के फेल्योर के कारण। ड्यू टू पुअर सबग्रेड सॉइल, जो सबसे निचला जो लेयर होता है सॉइल सबग्रेड का जो सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है, वो अगर आपका क्या है? पुअर है क्वालिटी का आप लगा दिए, तो आपको क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? फेल्योर के कारण बन जाएंगे। नेक्स्ट,
इनएडिक्वेट क्यूरिंग मतलब क्यूरिंग में कमी होना। प्यारे बच्चों आपको पता है कि सीमेंट कंक्रीट का अगर रोड है तो उसको क्यूरिंग भी करना पड़ता है, पानी से पटाना भी पड़ता है। तो अगर आप पानी से कम पटाएं, पानी से पटाना क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। नॉर्मली क्यूरिंग का मतलब आप सही तरीके से कंक्रीट में पढ़े होंगे, लेकिन पानी पटाना भी एक ऐसा क्या प्रोसेस है? क्यूरिंग का प्रोसेस है। तो अगर आप पानी सही से नहीं पटाए सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में तो भी आपके फेल्योर के कारण बन जाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ कारण थे जिससे क्या होते हैं, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का फेल्योर होता है। तो हमने आपको कारण बता दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट फेल्योर। हम क्या देखेंगे? सीमेंट कंक्रीट में कौन कौन से फेल्योर है, टाइप्स ऑफ फेल्योर देखेंगे। किसमें? सीमेंट कंक्रीट में हम लोग टाइप्स ऑफ फेल्योर देखेंगे, जिसमें पहला जो फेल्योर है वो आपका है स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट, दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल क्रैक, तीसरा है आपका मड पंपिंग, चौथा है आपका श्रिंकेज क्रैक, पांचवा है आपका वार्पिंग क्रैक एंड छठा है आपका स्पेलिंग ऑफ ज्वाइंट। तो प्यारे बच्चों बारी बारी से हम सारे टाइप्स ऑफ फेल्योर को चर्चा करेंगे। तो पहला आपका है स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। तो प्यारे बच्चों स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट का मतलब समझिएगा। देखिए सीमेंट कंक्रीट मतलब कंक्रीट से बना हुआ रोड है, मतलब उसमें क्या होगा? सीमेंट होंगे, सैंड होंगे, एग्रीगेट्स होंगे और आपका क्या होगा? पानी होगा, है ना। तो जब प्यारे बच्चों रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसमें वाइब्रेशन ज्यादा कर दिया गया, मान लीजिए ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया गया, जब वाइब्रेट ज्यादा कर दिया गया कंक्रीट को, तो इस केस में क्या होगा ना कि एग्रीगेट नीचे चला जाएगा और सीमेंट मोटर मतलब सीमेंट सेट पानी को लेकर ऊपर आ जाएगा। हमने क्या बोला पहले, जब डायनेमिक लोड लगा दिया गया कंस्ट्रक्शन के दौरान ही या वाइब्रेट उसको ज्यादा कर दिया गया तो देखिएगा एग्रीगेट नीचे चला जाएगा और आपका सीमेंट सैंड और पानी ऊपर लेकर चला जाएगा, टॉप लेयर में लेकर चला जाएगा। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा और जब उस पर हम यूज करेंगे, उस रोड को जब हम यूज करेंगे तो सीमेंट मोटार का जो आपका ऊपर में लेयर था सीमेंट बालू पानी वाला वो उखड़ने लगेगा। तो जो टॉप लेयर अगर उखड़ने लगता है तो यही आपका कहलाता है स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। तो देखेंगे पहले तो स्केलिंग में क्या लिखे हमने, इट इज रिमूविंग ऑफ द टॉप लेयर और स्किन ऑफ द कंक्रीट सरफेस। कंक्रीट सरफेस का टॉप लेयर या स्किन जब उखड़ने लगता है, रिमूव होने लगता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट। दिस मेक्स द पेवमेंट सरफेस रफ। अब प्यारे बच्चों जब आपका पेवमेंट सरफेस आपका उखड़ने लगेगा, उसका स्किन उखड़ने लगेगा तो पेवमेंट सरफेस कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा, उखड़ खाबड़ हो जाएगा ना। दिस मेक्स द पेवमेंट सरफेस रफ। कॉजेज मतलब स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट होने के क्या कॉज है, क्या कारण है? तो पहला हमने बोला ड्यू टू एक्सेसिव वाइब्रेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे रोड का तो उस समय आप एक्सेसिव क्या कर दिए? वाइब्रेशन लगा दिए, ठीक है ना। वाइब्रेशन लगाने से क्या होगा? जितने भी सीमेंट मोटार होंगे वो ऊपर आ जाएगा। ड्यू टू एक्सेसिव वाइब्रेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर आप एक्सेसिव वाइब्रेशन लगा दिए हैं द सीमेंट मोटार कम्स टू टॉप। तो सीमेंट मोटार कहाँ आ जाएगा? टॉप पे आ जाएगा। विच गेट कोरोडेड विद द यूज। जब आप इसको यूज करने जाइएगा रोड का तो क्या हो जाएगा? कोरोडेड मतलब उखड़ने लगेगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ कंक्रीट। अगर आप मिक्स जो कर रहे थे कंक्रीट में उसमें प्रोपोर्शन सही नहीं है, सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन सही नहीं है, तो भी एक कारण बन जाएगा स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट का। दूसरा है आपका प्यारे बच्चों स्ट्रक्चरल क्रैक्स। क्या है? स्ट्रक्चरल क्रैक। तो प्यारे बच्चों नाम ही स्ट्रक्चरल क्रैक, इसका मतलब जब आप थिकनेस रोड का थिकनेस अगर आप सही नहीं दीजिएगा या नंबर ऑफ व्हीकल्स या हैवी व्हीकल्स मूव करने लगेगा तो आपके स्ट्रक्चरल क्रैक्स होंगे, क्रश कर देगा रोड को, क्या कर देगा? क्रश कर देगा। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, द मेन रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल क्रैक इज इनएडिक्वेट पेवमेंट थिकनेस। इनएडिक्वेट पेवमेंट थिकनेस मतलब पेवमेंट थिकनेस का कमी होना सबसे मेन कारण है स्ट्रक्चरल क्रैक का, या और एंड द अमाउंट एंड टाइप ऑफ ट्रैफिक, और किस प्रकार के व्हीकल मूव कर रहे हैं और कितना अमाउंट में मूव कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रैफिक पे भी डिपेंड करेगा आपका स्ट्रक्चरल क्रैक। स्ट्रक्चरल क्रैक के अंदर आता है रोड का क्रशिंग मतलब क्रश होकर चूर हो जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों हमने अभी स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल क्रैक पढ़ लिया, बाकी को भी पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों मड पंपिंग। क्या देखेंगे? मड पंपिंग। देखिए प्यारे बच्चों मड पंपिंग क्या होता है, देखेंगे मड पंपिंग। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, पीसीसी रोड है, ठीक है ना, किसी कारण बस यहां से क्रैक्स हो गया,
ट्रांसवर्स क्रैक या लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, किसी भी तरह का क्रैक्स हो गया, ठीक है ना, रोड में। अब उस क्रैक से क्या हो रहा है ना, सॉइल सबग्रेड बाहर आ जा रहा है। तो सॉइल सबग्रेड क्या हो जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, तो इसी को कहते हैं मड पंपिंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, किसी प्रकार से इसमें क्रैक आ गया, क्रैक्स आने के कारण क्या हो जा रहा है, अंदर से जो सॉइल है वो बाहर निकल जा रहा है। तो ये जो आपका ये जो इस टाइप का जो फेल्योर है आपका कहलाता है मड पंपिंग। नहीं लग रहा, पंपिंग करने मतलब क्या होता है, पंप से आपको बाहर निकल रहा है ना, तो ये बाहर निकल रहा है क्या, सॉइल सबग्रेड। तो पहले बच्चे इससे क्या होगा ना, जैसे जैसे और मटेरियल बाहर निकलेगा वो क्रैक्स एक्सटेंड होगा और फैलेगा, क्रैक्स आपका क्या होगा और एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे पहले बच्चों मड पंपिंग क्या लिखे हुए हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग आउट द सॉइल स्लरी। पहले बच्चों हमने क्या बोला, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सॉइल स्लरी बाहर निकलता है, इजेक्टिंग आउट द सॉइल स्लरी थ्रू जॉइंट्स एंड क्रैक। ज्वाइंट और क्रैक से क्या होता है, सॉइल स्लरी बाहर निकलता है। किस लिए, क्यों बाहर निकलता भाई, तो द एक्शन ऑफ व्हील लोड, जब इस पे चक्का मतलब कोई गाड़ी का व्हील जब पड़ता है ना, उसका जो वेट जब पड़ता है, जब किसी क्रैक्स या ज्वाइंट के पास एक्शन और व्हील लोड होते हैं, तो आपका जो सॉइल स्लरी है वो इजेक्ट आउट होता है, इजेक्ट होता है मतलब बाहर निकलता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं मड पंपिंग। मड पंपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्रैक्स और ज्वाइंट से आपका सॉइल स्लरी निकलता है ड्यू टू द व्हील लोड, इज कॉल्ड मड पंपिंग। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, ड्यू टू मड पंपिंग क्रैक्स आर एक्सटेंडेड। क्रैक्स क्या होगा, एक्सटेंड होगा, क्रैक्स और आपका फैलेगा, किसके कारण, तो मड पंपिंग के कारण क्रैक्स आपका और बढ़ेगा। एंड आल्सो ज्वाइंट्स आर डैमेज विच प्रोवाइड अनडिजायर्ड राइडिंग सरफेस। और आपका जो ज्वाइंट जो होगा ना, जो डैमेज होने लगेगा, मतलब ज्वाइंट बढ़ेगा पहले बच्चों, एक्सटेंड होगा तो आपका ज्वाइंट डैमेज होने लगेगा। और जब ज्वाइंट आपका डैमेज होने लगेगा तो उस पर चलने के लिए, राइडिंग करने के लिए सरफेस खराब होते जाएगा। एंड विच प्रोवाइड अनडिजायर्ड राइडिंग सरफेस, और मतलब जो डिजायर्ड सरफेस है राइडिंग करने के लिए वो क्या हो जाएगा, बर्बाद होते जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे काउजेज ऑफ मड पंपिंग। मड पंपिंग के क्या कारण है, तो ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू द ज्वाइंट्स के थ्रू अगर वाटर सॉइल सरफेस के नीचे चला जाता है, मतलब सॉइल सबग्रेड में चला जाता है, तो क्रैक्स और एज ऑफ द पेवमेंट, मतलब ज्वाइंट क्रैक और या एज ऑफ द पेवमेंट से आपका पानी नीचे चला जाता है, तो आपका मड पंपिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हैवी व्हीकल्स ऑन द पेवमेंट सरफेस, पेवमेंट सरफेस पे अगर आपका हैवी व्हीकल्स मूव कर रहा है तो ये भी एक कारण बनेंगे मड पंपिंग के, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे श्रिंकेज क्रैक। तो श्रिंकेज क्रैक प्यारे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ये होता क्या है श्रिंकेज क्रैक, जब आप क्यूरिंग सही से नहीं किए, मतलब अगर पानी आप सही से नहीं आप उसमें सींचे हैं, पटाए हैं, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर के कारण वो क्रैक्स आएंगे, वो क्रैक्स क्या कहलाएगा, श्रिंकेज क्रैक। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, दीज क्रैक्स आर डेवलप इन द कंक्रीट पेवमेंट। इस टाइप के जो क्रैक्स है वो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में आपके होते हैं, पाए जाते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट क्यूरिंग। अगर आप क्यूरिंग में कमी किए हैं आफ्टर लेइंग ऑफ स्लैब, स्लैब के बिछ जाने के बाद अगर आप क्यूरिंग का कमी किए, पानी सही से नहीं पटाए, तो इस टाइप के क्रैक्स डेवलप होते हैं सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में। These cracks develop in longitudinal as well as in transverse direction। पहले बच्चों आपका जो श्रिंकेज क्रैक्स जो है वो आपका ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा था मड पंपिंग, ये हमारा था श्रिंकेज क्रैक। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे वार्पिंग क्रैक। जब किसी हॉट वेदर में, गर्मी के मौसम में अगर आप किसी सीमेंट कंक्रीट को रखेंगे तो एक्सपैंड होना चाहेगा, तो एक्सपैंडिंग के दौरान वहां पे क्या हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं। एक्सपैंड के ही दौरान, अगर ऐसे एक्सपैंड के दौरान वो क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे, कब, जब आप अच्छे से आप क्या दीजिएगा, एक्सपेंशन ज्वाइंट दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। अगर आपके पास एक्सपेंशन ज्वाइंट और कंट्रैक्शन ज्वाइंट सही से नहीं दिया हुआ है तो ही आपका वार्पिंग क्रैक्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप वार्पिंग क्रैक्स होंगे मतलब वहां पे क्या होगा, वार्पिंग थर्मल के कारण वहां एक्सपैंड करना चाहेगा और एक्सपेंशन के कारण उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, स्लैब में क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसी स्ट्रेस के कारण वार्पिंग क्रैक्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इन हॉट वेदर कंक्रीट स्लैब टेंड्स टू एक्सपैंड। गर्मी के मौसम में कंक्रीट स्लैब क्या होता है, एक्सपैंड होना चाहता है। इफ द ज्वाइंट ऑफ कंक्रीट पेवमेंट आर नॉट डिजाइन टू एकोमोडेट द वार्पिंग ऑफ द स्लैब, जब आप आरसीसी पेवमेंट को जब डिजाइन करने जा रहे थे
तो जब आप उस डिजाइन में आप कंसीडर नहीं किए क्या, वार्पिंग ऑफ स्लैब, मतलब जो एक्सपेंशन होगा उसको आप कंसीडर नहीं किए, तो क्या होगा, दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस। तो अगर आप नहीं किए ना, आप वार्पिंग स्ट्रेस को आप वार्पिंग को आप नहीं किए हैं ना डिजाइन में कंसीडर, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का डेवलपमेंट होगा, और इसी स्ट्रेस के कारण क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, वार्पिंग क्रैक्स का फॉर्मेशन होगा। और कहां पे होगा भाई, तो कंक्रीट स्लैब के नियर द ज्वाइंट, जहां पे ज्वाइंट होगा ना उसके नियर। तो हमने क्या बोला कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, कोई भी आपका कंक्रीट स्लैब एक्सपेंड होने का कोशिश करता है, और अगर आप ज्वाइंट के समय, अगर आप ज्वाइंट को या ज्वाइंट को सही से, जैसे ट्रांसवर्स ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट को अगर सही से आप नहीं डिजाइन किए हैं, मतलब वार्पिंग को आप नहीं कंसीडर किए हैं, तो इसी वार्पिंग के कारण आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, और इसी स्ट्रेस के कारण वार्पिंग क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे प्यारे बच्चों स्पेलिंग ऑफ ज्वाइंट। जहां पे ज्वाइंट है वहां पे अगर हैवी लोड आता है ज्वाइंट के पास, ज्वाइंट अभी हमने बताया था प्यारे बच्चों कि देखिए ये आपका हो गया एक स्लैब, दूसरा स्लैब, ये स्लैब हो गया, ये स्लैब बाय स्लैब बनता है आपका कंक्रीट का रोड है ना, इसको लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट कहते हैं, इसको ट्रांसवर्स ज्वाइंट कहते हैं। अगर ज्वाइंट के पास हैवी लोड आ गया, कहाँ आ गया, हैवी लोड, हैवी लोड के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, हैवी लोड के कारण वहां पे क्रैक्स आ जाएंगे या क्रश आ जाएंगे, तो उसको कहा जाता है स्पेलिंग ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट के पास ही आएंगे। तो पहले तो ज्वाइंट के पास अच्छे मटेरियल से अगर आप बनाइएगा, ज्वाइंट के पास यहाँ मजबूत मटेरियल लगा दीजिएगा, तो वहां पे क्रैक्स नहीं आएंगे, वहां पे क्रश नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखिए इट इज द क्रैकिंग ब्रेकिंग ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट्स या एज को, ज्वाइंट या एज का क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है या ब्रेक कर जाता है। क्यों हो जाता है भाई, तो ड्यू टू द डेवलप्ड ऑफ द एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण डेवलप होता है। क्यों, किस लिए भाई, तो ड्यू टू व्हील लोड, जो व्हील लोड होता है ना चक्का के कारण एक्सेस स्ट्रेस डेवलप हो जाता है ज्वाइंट के पास, जिससे क्या हो जाता है, ज्वाइंट क्रैक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फिर यही आपका कराता है स्पेलिंग ऑफ ज्वाइंट। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग गुड मटेरियल एज फॉर ज्वाइंट फिलर। ज्वाइंट फिलर के पास यहाँ पे जो मटेरियल जो भरिएगा ना, ज्वाइंट फिलर मटेरियल, वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब हमने पढ़े टाइप्स ऑफ फेल्योर, किस किस टाइप्स के फेल्योर आपके सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे उस फेल्योर को कैसे रोका जा सकता है। तो हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड। सीमेंट कंक्रीट रोड को कैसे मेंटेनेंस किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, क्रैक्स को बढ़िया से ट्रीट कीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ क्रैक्स अच्छे से कीजिए, ज्वाइंट को अच्छे से मेंटेनेंस कीजिए, या शोल्डर जो बनाया जाता है उसको अच्छे से मेंटेनेंस कीजिए। अगर इस तीन बातों पे आप ध्यान रखते हैं, मतलब क्रैक्स को बढ़िया से ट्रीटमेंट कीजिए, ज्वाइंट को अच्छे से मेंटेनेंस कीजिए, शोल्डर को अगर आप अच्छे से मेंटेनेंस कीजिएगा, तो आपका सीमेंट कंक्रीट जो रोड होगा वो सही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लिए। तो हमने पढ़ा WBM, मतलब सॉरी, अभी तक हमने फ्लेक्सिबल पेवमेंट के टाइप्स के फेल्योर के टाइप्स पढ़ लिया, उसके क्या मेंटेनेंस होते हैं, कैसे मेंटेनेंस किया जाता है वो पढ़ लिया। फिर हम आज पढ़े मतलब PCC रोड के लिए या सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए क्या क्या फेल्योर होते हैं, क्या काउज होते हैं फेल्योर के, और उसको मेंटेनेंस कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे WBM रोड के बारे में, मतलब वाटर बाउंड मैकाडम रोड। ठीक है ना, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे फेल्योर ऑफ WBM रोड। WBM का मतलब होता है वाटर बाउंड मैकाडम रोड, वाटर बाउंड मैकाडम रोड, वाटर बाउंड मैकाडम रोड क्या होता है वो यूनिट नंबर 4 में अच्छे से पढ़ेंगे। तो द वेरियस डिफेक्ट्स ऑकरिंग इन WBM रोड, WBM रोड में बहुत सारे डिफेक्ट्स ऑकर करते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ बट, फॉर्मेशन ऑफ पैट होल तो जान ही रहे, फॉर्मेशन ऑफ करूगेशन भी जान रहे, गड्ढा इसमें भी हो जाता है, रिवेलिंग भी जान रहे, सैलो डिप्रेशन मतलब हल्का हल्का गड्ढा हो जाता है, एज ब्रेकिंग मतलब अब WBM का जो एज होता है वो ब्रेक कर जाता है। इस टाइप के फेल्योर है आपके WBM रोड में। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो यूनिट नंबर 8 है मेंटेनेंस ऑफ रोड, उसको हम पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। मेंटेनेंस ऑफ रोड आपको पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो गया। इसमें हम सारे तरीके के रोड के बारे में आपको बता दिए, जैसे फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बारे में भी बताएं, रिजिड पेवमेंट दैट मीन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के भी बारे में बताएं, और लास्ट वन आपका WBM रोड के बारे में भी हमने बताया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जितने भी तरीके के रोड थे उनके बारे में क्या फेल्योर आ सकते हैं, उसको कैसे मेंटेनेंस किया जाएगा, तो उन सारे बातों पे चर्चा हमने इस चैप्टर में किया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका जो यूनिट नंबर 8 है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको सिर्फ एक यूनिट बचा हुआ है, वो है हिल रोड। ठीक है ना, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 4 भी है उसको भी चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।